हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। आज हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 क्रैश कोर्स में हम करेंगे इकोनॉमी का लेक्चर 15, दैट इज ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। नाउ इसके साथ एक और पार्ट आता है वैसे, ट्रेड। बट देखिए, ट्रेड वाला जो पार्ट है इट्स हाईली करंट अफेयर ओरिएंटेड, ठीक है। इवन फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी ट्रेंड्स जो होते हैं वो करंट अफेयर ओरिएंटेड है। और ये वाले एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे जब हम इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए मेनली जो की ट्रेंड्स हैं ट्रेड को लेके वो हमारे इकोनॉमिक सर्वे में कवर्ड है। वहाँ पे तो कोई डुप्लीकेशन करने का कोई फायदा नहीं। दैट्स वाई इकोनॉमिक सर्वे में आपका चैप्टर है एक्सटर्नल सेक्टर, वहाँ पे ये सारे ट्रेंड्स कवर्ड हैं, ठीक है। तो वो वाला पार्ट वहाँ पे करेंगे, बट यहाँ पे जो हम करेंगे वो मेनली स्टैटिक पार्ट है। और सी इनवेरिएबली फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, सो सी बाहर से बहुत अलग अलग तरीकों से इन्वेस्टमेंट आता है इंडिया में, राइट। एंड इनवेरिएबली एक या दो क्वेश्चन उस पर जो है आपके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है इकोनॉमिक्स में आ ही जाते हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो सारा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो क्लियर करेंगे। और जो करंट अफेयर ओरिएंटेड पार्ट होता है, जो होता है ट्रेंड्स कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेके क्या ट्रेंड्स है, तो वो ब्रीफली एक दो मेजर ट्रेंड्स देखेंगे। बट जो फॉरेन ट्रेड को लेके जो ट्रेंड्स है वो हम जो है इकोनॉमिक सर्वे में जब एक्सटर्नल सेक्टर पढ़ेंगे वहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। और देखिए, व्हाट आर डिफरेंट वेज ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, कि किस क्या क्या अलग अलग तरीके हैं जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आते हैं। एंड दिस इज अ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन गिवन। तो देखो, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दूसरा है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एंड डोंट वरी, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। पहले एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि क्या क्या अलग अलग तरीके हैं जिससे बाहर से जो है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं जो इंडिया के रेसिडेंट नहीं हैं, दोज हु आर नॉट द रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हाउ दे इन्वेस्ट इन दी कंपनीज और इन दी गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह, इनमें कैसे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो गए, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स हो गए, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा पेटीएम वगैरह, इसमें बहुत सारे बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट हैं फॉरेन के, उनका पैसा है, जैसे सॉफ्ट बैंक वगैरह, ये हो गए। अदर इन्वेस्टमेंट बेसिकली इसमें मेनली जो आता है आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट आता है, वो हो गया, ठीक है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में कौन एफ आई आईज, एन आर आईज, पी आई ओ की एफ आई, ये क्या होते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड इन्वेस्टमेंट ऑन नॉन रीपैट्रिएबल बेसिस, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में जो होता है, पर्टिकुलरली एफ डी आई, एफ पी आई, ये सारा है, मोस्टली इट इज़ रीपैट्रिएबल। रीपैट्रिएबल मतलब पैसा अगर यहाँ पे इन्वेस्ट किया गया है तो कभी भी उसको जो है जिस भी एसेट में या जहाँ भी इन्वेस्ट किया गया है उसको एट एनी टाइम दे कैन सेल इट एंड टेक देयर मनी आउट ऑफ द कंट्री, या फिर उस पर जो प्रॉफिट हुआ है उसको वो कंट्री से बाहर ले जा सकते, दे कैन कन्वर्ट इट इनटू देयर ओन करेंसी और जो है कंट्री से बाहर ले जा सकते। दैट इज व्हाट इज मीनिंग ऑफ रीपैट्रिएबल। रीपैट्रिएबल मतलब कि इंडिया में इन्वेस्ट किया है, तो इन्वेस्ट किया है तो थोड़े टाइम बाद जब भी उनको दे वांट टू अपना मनी इंडिया से बाहर निकालना चाहते, दे कैन डू सो, ओके। नॉन रिपैट्रिएबल मतलब इंडिया में इन्वेस्ट किया, नाउ इट इज लॉक्ड इन इंडिया, वो जो है अपना मनी वापस रिटर्न नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ आउट ऑफ ऑल दीज वेज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फ्रॉम स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यही दो मेजर रूट्स हैं। अगर हमारे इकोनॉमी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को देखें तो यही दो मेजर रूट्स हैं और इन्हीं दोनों का मेजर इम्पैक्ट है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अदर इन्वेस्टमेंट और ये नॉन रिपेट्रेबल, सी एज सच अगर जब तक ये इस टाइप के इन्वेस्टमेंट्स करंट अफेयर्स में नहीं आते, ठीक है, जब तक दे डोंट कम इन टू करंट अफेयर्स, तब तक ये जो है इस टाइप के इन्वेस्टमेंट आपके इंपॉर्टेंट इतने नहीं है, ठीक है। टिल देन दे आर नॉट सो इंपॉर्टेंट, तो इसलिए हमारा प्राइमरी फोकस अभी इस पे रहेगा। और अगर इन केस मान लो अभी या आगे जो है करंट अफेयर्स में ये चीज़ें आ जाती हैं तो तब हम इन चीज़ों पे फोकस करेंगे, ठीक है। नाउ सबसे पहले आ जाते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स पे। सी ऑब्वियसली ये सब आपके पढ़ने के लिए दिया हुआ है, बट सिंपली मैं आपको बताता हूँ। सी ये जो एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, जो एक क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स है जो बेसिकली शॉर्ट टर्म व्यू के साथ साथ कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, राइट। दे इन्वेस्ट इन अवर कंट्री विथ अ शॉर्ट टर्म व्यू। शॉर्ट टर्म व्यू मतलब क्या, कि उनको अपना पैसा लॉन्ग टर्म नहीं लगाना, उनको बस शॉर्ट टर्म जो है स्टॉक्स, इक्विटी शेयर्स वगैरह उसमें पैसा लगाना है। और वहां से जैसे ही प्राइस वाइस बढ़ेगा, स्टॉक का प्राइस बढ़ा, उनको प्रॉफिट हुआ, वो उनको बेच के निकल जाएंगे, राइट। सो सबसे मेन चीज जो है ये शॉर्ट टर्म व्यू के साथ इन्वेस्ट करते हैं। शॉर्ट टर्म व्यू और पर्सपेक्टिव है इनका इन्वेस्टमेंट।
और ये दो तरीके से क्लासिफाई होता है। पहली चीज तो ये मोस्टली स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट्स में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह उसमें। दूसरी चीज जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है दैट इज नॉर्मली लेस देन 10% ऑफ द स्टेक इन कंपनी, या बहुत कम होता है। सी, ये जो लेस देन 10% का आइडिया है, राइट, ये आइडिया कैसे आया? देखो, इससे पहले जो है ऐसा कोई स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन नहीं था कि फॉरेन एफ डी आई क्या है, एफ आई आई क्या है, एफ पी आई क्या है, क्यू एफ आई क्या है, ठीक है। तो से जो है आपका आर बी आई है, जो सेबी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, इंटरनेशनली जो क्लासिफिकेशन देखा जाता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वो यही है कि 10% से ज़्यादा अगर कोई किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब इतना सारा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब एक लॉन्ग टर्म व्यू से इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। और उससे कम कर रहा है तो वो उससे कम है। तो यही चीज़ को लेके सेबी ने जो है एफ पी आई रेगुलेशंस निकाले 2014 में, तब से ये वाला कैटेगराइजेशन वैलिड है, ठीक है। और एफ पी आई के अंदर सारे आपके जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफ आई आई, ये बेसिकली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आप समझिए, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हो गए फॉरेन के, वो उनके सब अकाउंट्स, ठीक है। एंड क्यू एफ आईज कौन होते हैं ये भी अभी हम देखेंगे, बट इन सबको सेबी ने ग्रुप कर दिया एक साथ, और इन सबको एफ पी आई के अंदर डाल दिया और कहा कि कोई भी इन्वेस्टर फॉरेन से जो है, राइट, इनमें से कोई भी है, अगर वो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करता है और उसका इन्वेस्टमेंट जो है अगर 10% से लेस है किसी कंपनी में, ठीक है, इफ इट इज लेस देन 10% इन एनी कंपनी, तो उस केस में जो है दैट इज नोन एज एफ पी आई। दिस इज वॉट द स्टैंडर्ड थिंग इज एज पर द सेबी रेगुलेशंस। ये स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है टू क्लासिफाई समथिंग एज एफ पी आई एंड एफ डी आई, ठीक है। कई लोग एफ पी आई एफ डी आई में कंफ्यूज होते हैं कि क्या होता है, तो ये डिफरेंस है मेनली। शॉर्ट टर्म, सी, अगर कॉन्सेप्चुअली देखें तो डिफरेंस है कि एफ पी आई जो हमारे हैं विच इंक्लूड्स एफ आई आई, ठीक है, एफ पी आई इंक्लूड्स एफ आई आई, ठीक है। तो जो ये होते हैं ये शॉर्ट टर्म व्यू से इन्वेस्ट करते हैं मोस्टली स्टॉक मार्केट्स में, राइट, और कम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ द शेयर जिस भी कंपनी के खरीद रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज देयर। एंड ऑल्सो टेक्निकल डेफिनेशन अगर आपको चाहिए तो यू कैन सी दिस, बट अगेन इतना टेक्निकल आपको रटने की जरूरत नहीं, इतना टेक्निकल यूपीएससी नहीं पूछेगा, बट जस्ट फॉर योर एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेना। मेन क्राइटेरिया वही कि 10% से कम स्टेक हो एक कंपनी में, ठीक है, राइट। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें कि जो इन्वेस्टमेंट है बाय आइदर एनी सिंगल इन्वेस्टर और इन्वेस्टर ग्रुप कैन नॉट एक्सीड 10%, ठीक है, 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता। और देखो ये 10% बेसिकली इनका ट्रीटमेंट और एफ डी आई वालों का ट्रीटमेंट दोनों का अलग अलग है, ठीक है। सो इनके लिए अलग रूल्स हैं। अगर 10% से ऊपर इनका इन्वेस्टमेंट हो जाता है तो इनको एफ डी आई क्लासीफाई किया जाएगा, और एफ डी आई क्लासीफाई करने के बेसिस पे इनको फिर अलग से एफ डी आई वाले रूल्स मानने पड़ेंगे। एंड इंडिया में अगर मैं आपको बताऊं तो मेनली जो ये आपके एफ डी आई है, ये इसमें मेजर रेगुलेशन का रोल आर बी आई का है, जबकि ये एफ पी आई है इसमें मेजर रेगुलेशन का रोल सेबी का है, ठीक है, याद रखना। एफ डी आई जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसका मेजर रेगुलेटिंग रोल आर बी आई का है, जबकि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स को रेगुलेट करने का रोल मेनली सेबी का है, ठीक है। तो दैट इज वन वन क्राइटेरिया, राइट। अगर 10% से ज़्यादा इक्विटी किसी भी एक कंपनी में ये इन्वेस्ट कर देते हैं और इनका शेयर हो जाता है तो इनको फिर एफ डी आई ट्रीट किया जाएगा, ओके। एंड सी अगेन, लेस देन 10% ऑफ पोस्ट इशू पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑन फुली डाइल्यूटेड बेसिस। फुली डाइल्यूटेड बेसिस मतलब हो सकता है कोई शेयर ऐसा भी इशू किया हो जो टोटल जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, राइट, उससे उसके 10% से कम होना चाहिए ना। इसमें फुली डाइल्यूटेड मतलब हो सकता है ऐसे कोई शेयर्स है जो कन्वर्टिबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, तो उनको कन्वर्ट करने के बाद भी, ठीक है, तो फुली डाइल्यूटेड मतलब ऐसे बॉन्ड्स को हम कन्वर्ट करके ट्रीट करते कि इनको भी शेयर्स में कन्वर्ट कर लिया गया, उसके बाद ये जो टोटल वैल्यू आई उसका 10% से कम होना चाहिए, ठीक है। एंड लेस देन 10% ऑफ पेड अप वैल्यू ऑफ ईच सीरीज ऑफ कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अ लिस्टेड इंडियन कंपनी। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, लिस्टेड, ठीक है। सो देखो पहला पॉइंट 10% से कम, दूसरा पॉइंट लिस्टेड, ठीक है, क्योंकि ये जो है नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट इन अनलिस्टेड शेयर्स, ठीक है। अनलिस्टेड कंपनी जो मतलब जो कंपनीज स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड नहीं है उनके शेयर्स में जो है एफ पी आईज इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, ये याद रखना, ओके। एंड यस 10% ऑफ पेड अप वैल्यू ऑफ ईच सीरीज ऑफ कैपिटल, तो हर बार जितना निकालते हैं उसका भी 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिस इज द मीनिंग ऑफ एफ पी आई। की टर्म्स यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, यहाँ पे आपको दो तीन चीज़ें मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि इट इंक्लूड्स एफ आई आई एंड क्यू एफ आई एंड देयर सब अकाउंट्स, ठीक है। 10% से ज़्यादा स्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर 10% से ज़्यादा हुआ
तो वो एफडीआई की तरह ट्रीट किया जाएगा। इसका रेगुलेशन में मेजर रोल सेबी का रहता है, ठीक है। एंड यस, एनआरआईज, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, वो भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स, ये भी स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं कंपनीज के, राइट। बट दे आर नॉट इन द डेफिनेशन ऑफ एफपीआई, ये लोग एफपीआई के डेफिनेशन में नहीं आते, ठीक है। एफपीआई आपका जो है अनलिस्टेड शेयर में नहीं इन्वेस्ट कर सकता, ठीक है। एंड यस, दिस 10% डेफिनेशन, टेक्निकल डेफिनेशन इज हियर फॉर यू, ठीक है। एंड मोस्टली ये किसमें, कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स में करते हैं, ये याद रखना, कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स नहीं। फाइनेंशियल मार्केट में मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट याद रखना, कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स में वेयर सच इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 10%, ठीक है। प्लीज कीप दीज पॉइंट्स इन माइंड। और ऑन द बेसिस ऑफ केवाईसी वेरिफिकेशन, ठीक है, इनको जो है अलग अलग कैटेगरीज में जो है कैटेगराइज किया गया है। केवाईसी मतलब कि हाउ वेल वी नो इट, ठीक है। तो लो रिस्क मतलब जो एक वेल नोन जो है, मतलब इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, जैसे गवर्नमेंट हो गई, राइट, फॉरेन सेंट्रल बैंक्स हैं, सॉवरेन वेल्थ फंड्स हैं, तो इनका हमें पता है कि इनका पैसा कहाँ से आता है, क्या आता है, इनका केवाईसी बहुत प्रॉपर है, ठीक है। ये लो रिस्क है, इनका इनमें ज़्यादा रिस्क नहीं है, वोलेटिलिटी वगैरह इसका। बट दूसरा हमारा आता है मॉडरेट रिस्क, ठीक है। तो मॉडरेट रिस्क में ऐसे आ जाते हैं कि रेगुलेटेड एंटिटीज सच एज बैंक्स, पेंशन फंड, इंश्योरेंस, ठीक है, ये मॉडरेट रिस्क में आ गए। मोस्टली दे आर रजिस्टर्ड बाय सेबी। एंड थर्ड इज हाई रिस्क, ऑल अदर एफपीआई जो इन दोनों कैटेगरी में नहीं होते, तो वो हाई रिस्क हो गए, ठीक है। सो दीज आर थ्री कैटेगरीज इन विच एफपीआईज आर कैटेगराइज्ड। नाउ विदिन, आई टोल्ड यू, विदिन एफपीआई एफआईआई है, तो इट इज नथिंग बट अ इंस्टीट्यूशन जो एस्टेब्लिश या इनकॉर्पोरेट किया गया है आउटसाइड इंडिया एंड विच प्रपोजेस टू मेक इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज में, ठीक है, इंडिया में सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। क्यूएफआई, नाउ सी, क्वालिफाइड फॉरेन फॉरेन जो है इन्वेस्टर है, ठीक है। तो इट इज क्वालिफाइड, हाउ इज इट क्वालिफाइड, बाय व्हाट क्राइटेरिया वी आर सेइंग इट इज क्वालिफाइड, ऑन व्हाट क्राइटेरिया। तो दो क्राइटेरिया हैं जो इनको सेटिस्फाई करने पड़ते हैं टू गेट दिस टैग ऑफ क्यूएफआई। और ये क्यूएफआई का टैग कौन देता है, सेबी। हालांकि एज ऑफ नाउ ये जो है, ये सारे डिस्टिंक्शंस नहीं, अब सबको एफपीआई ट्रीट करता है और सेबी जो है एफपीआई का टैग देता है, और एफपीआई के लिए जो बता दिया आपको, ठीक है। सो इट इंक्लूड्स एनी फॉरेन इंडिविजुअल, ग्रुप, एसोसिएशन और रेसिडेंट फ्रॉम अ कंट्री दैट इज मेंबर ऑफ एफएटीएफ, ठीक है। और जो है, तो एफएटीएफ का अगर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर है, वो कहीं ऐसी कंट्री का मेंबर है या ग्रुप का मेंबर है जो एफएटीएफ का मेंबर है, तो उसको क्यूएफआई का एक पहला क्राइटेरिया ये है सेटिस्फाई करने का, टू गेट द स्टेटस ऑफ क्यूएफआई। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि दैट ऑल्सो जो कंट्री है जहाँ का वो फॉरेन इन्वेस्टर है, दैट कंट्री इज अ सिग्नेटरी टू योर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटीज कमीशन। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन, ठीक है, IOSCO, ठीक है। या तो इसके जो है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, MOU है, राइट, उसका मेंबर होना चाहिए, ठीक है। और या तो ये, और सिग्नेटरी ऑफ बायलेटरल MOU विद सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कि सेबी ने किसी कंट्री के साथ एक MOU कर रखा है रिगार्डिंग बेसिकली टू नो अबाउट हु इज इन्वेस्टिंग एंड ऑल। सो दैट दीज आर दी टू क्राइटेरिया। तो अगर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर है, अगर वो ये दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है, तो उसको क्यूएफआई का टैग जो है सेबी दे देता है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट क्यूएफआई, ओके। देन नाउ ये तो हमारा हो गया पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, हमने समझ लिया कि शॉर्ट टर्म व्यू से है। टेक्निकली ये शॉर्ट टर्म व्यू को हम कैसे क्या क्राइटेरिया पे देखते हैं वो भी बता दिया मैंने आपको, और विद इन किस टाइप के कैटेगरीज ऑफ एफपीआई है, और विद इन एफपीआई एफआईआई और क्यूएफआई क्या होता है ये भी बता दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, FDI, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, ठीक है। मेजरली क्वेश्चंस इसी पे आते हैं, ठीक है, मेजरली इसी पे आते हैं। So it is nothing but investment made by a firm or individual in one country from into business interest located in another country. तो देखो ये बेसिकली अगर इसको बोले हम, तो इट इज फॉर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, ठीक है, लॉन्ग टर्म उससे पर्सपेक्टिव से किया जाता है। एंड इट इज टू अगेन टू सेटअप अ बिजनेस और टू सेटअप सम कोलैबोरेशन एंड अर्न समथिंग फ्रॉम देयर, ठीक है, बिजनेस करके अर्न करना, ठीक है। ये है इसका जो है डिफरेंस इसमें। तो
आपका एफपीआई था वो एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से आता था कि उनको बस फटाफट आए, पैसा डाला, निकाल लिया और चले गए। इसीलिए इसको एक और चीज कहा जाता था, एफपीआई को कहते थे हॉट मनी। ठीक है, हॉट मनी क्यों कहते हैं एफपीआई को? क्योंकि इट इज वेरी वोलेटाइल। जितनी जल्दी आपकी कंट्री में आएगा उतनी जल्दी प्रॉफिट बना के आपकी कंट्री से निकल भी जाएगा। तो ऑब्वियसली आपकी जो कंट्री में जो स्टॉक मार्केट्स हैं, दे ब्रिंग वॉलेटिलिटी देयर। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हॉट मनी। बट जो मोर स्टेबल टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है, अगर आपसे पूछा जाए कि ज्यादा स्टेबल कौन सा है, लॉन्ग टर्म कौन सा है, तो वो हो गया हमारा एफडीआई। ठीक है, ना एफडीआई की भी डेफिनेशन देखो, और एंड देयर आर सम की पॉइंट्स यू शुड नोट डाउन। और ये जो डेफिनेशन ली गई है, ये आरबीआई का जो मास्टर सर्कुलर है उससे ली गई है। सो दैट सी अगेन, वी शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज रेफर टू ऑफिशियल सोर्सेज। ठीक है, कई बार कई बुक्स वगैरह में बहुत अलग तरीके से डिफाइन किया है, राइट, दैट मे नॉट बी प्रिसाइजली व्हाट यू नो एग्जैक्टली जो हमारे कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में हमारे जो रेगुलेटरी अथॉरिटी ने डिफाइन किया है। तो इसलिए कई बार क्वेश्चंस आता है, लोग गलतियां करते हैं। ठीक है, तो नाउ लेट्स सी दी डेफिनेशन। ठीक है, तो एफडीआई इज इन्वेस्टमेंट थ्रू इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। तो पहला जो पॉइंट इसमें आपको नोट करना है, दैट इज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। तो बाहर जो आउटसाइड रेसिडेंट है, दैट पर्सन वुड बी इन्वेस्टिंग इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। प्लीज कीप दिस इन माइंड। ठीक है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बाय अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, राइट। तो ये तो फॉरेन फॉरेन इन्वेस्टर तभी होगा जब वो दैट इंडिविजुअल इज अ रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। ठीक है, एंड इट कैन बी दैट इन्वेस्टमेंट कैन बी अनलिस्टेड इंडियन कंपनी, जैसे बेसिकली जो हमारे हो गए स्टार्टअप्स। ठीक है, जैसे स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट हो, सो स्टार्टअप्स ज्यादातर आईपीओ नहीं लाते। सी लिस्टिंग, आई होप यू रिमेंबर स्टार्टअप्स वगैरह से जो होते हैं, जो आईपीओ पेटीएम वगैरह लाते हैं, तो जब तक वो आईपीओ लाके स्टॉक मार्केट पे नहीं आते तब तक दे आर नोन एज अनलिस्टेड। तो अगर कोई फॉरेन रेसिडेंट है, वो इन्वेस्ट कर रहा है थ्रू इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स इन एन एनी अनलिस्टेड इंडियन कंपनी, वो कहलाएगा एफडीआई, पहली चीज। या दूसरी चीज कि किसी लिस्टेड कंपनी पे 10% से ज्यादा, राइट, अगेन सेम आइडिया, मोर देन 10% ऑफ पोस्ट इशू पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑन अ फुली डाइल्यूटेड बेसिस ऑफ अ लिस्टेड इनकम इंडियन कंपनी। तो अगर अनलिस्टेड कंपनी है, उसमें अगर 5% भी इन्वेस्ट किया है तो भी वो जो है एफडीआई कह रहा है। बट लिस्टेड कंपनी है, उसमें 10% से ज्यादा इन्वेस्ट करना है, राइट, ऑफ इट्स इक्विटी कैपिटल पोस्ट पोस्ट इशू पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑन अ फुली डाइल्यूटेड बेसिस। ठीक है, सी अगेन, डो नीड टू गो टू मच इनटू डीप इनटू दिस टेक्निकल टर्म। ठीक है, ज्यादा जाओगे ये नहीं पूछेगा यूपीएससी, बट यस, ये 10% और अनलिस्टेड में इन्वेस्ट करने का पॉइंट जरूर पूछ सकता है। यूपीएससी कैन गिव यू ए स्टेटमेंट कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज्ड एज एफडीआई इन इंडिया एज पर रेगुलेशंस इन इंडिया। तो उसमें दे सकता है दैट एन इन्वेस्टमेंट बाय एन फॉरेन रेसिडेंट और फॉरेन इन्वेस्टर इन एन अनलिस्टेड इंडियन कंपनी, राइट। सो आप लोग अगर सिर्फ यही सोच के जाओगे कि 10% से कम तो एफपीआई, 10% से ज्यादा एफडीआई, तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए इसमें ये चीज ध्यान रखना जरूरी है, ये पॉइंट ज्यादा जरूरी है ध्यान रखना। ठीक है, तो दिस इज देयर। तो आई होप इससे आपको क्लियर हो गया हो एफडीआई क्या है, एफपीआई क्या है। नाउ देर इज वन गुड क्वेश्चन दैट माइट अराइज हियर, जो लॉजिकली आपको पूछना भी चाहिए। अगर ये 10% है, बट मान लो ऐसा हुआ, मान लो इफ 10% से नीचे चले गया, पहली बार जब हमने इन्वेस्ट किया तो 12-13% एक किसी लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मान लो बाद में जाके हमने इन्वेस्टमेंट अपना निकाल लिया और वो 8% ही बचा, तो क्या इस केस में जब वो कम होके 8% हो गया, वुड इट बिकम एफपीआई? क्या वो एफपीआई बन जाएगा या एफडीआई रहेगा? ठीक है, वुड इट बिकम एफपीआई और एफडीआई? ठीक है, कमेंट्स में बताइए। जो है इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट्स में बताइए, एंड अगर आई विल टेल यू इन दी नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, और मैं अभी एंड में ही बता दूंगा इसका। ठीक है, देर इज सिंपल रूल, अगर आई विल टेल यू एट द एंड जो इसका है, बट आई वॉन्ट टू नो हाउ मच यू थिंक अबाउट इट। ठीक है, तो याद रखना, दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट जहाँ पे आपका क्वेश्चन बन सकता है कि अगर 10%, शुरुआत में किसी ने 12% इन्वेस्ट किया बट अगर 8% हो गया, तो उस केस में वुड इट बी क्लासिफाइड एज एफडीआई और एफपीआई? ओके, तो आई होप यू आर वेरी क्लियर कि क्या है एफडीआई का। एंड सी, यहाँ पे मेन चीज है लॉन्ग टर्म पर्पज से इन्वेस्ट करते हैं। तो लॉन्ग टर्म पर्पज से इन्वेस्ट करेंगे तो इसका मतलब ये लोग जो है क्या क्या लाएंगे, ये लोग अपनी टेक्नोलॉजी लाएंगे, प्रोडक्शन सेटअप करेंगे,
जिस कंपनी में इन्वेस्ट करें उसके डे टू डे ऑपरेशंस को जो है ओवरसी करेंगे, यानी मैनेजरियल चेंजेस लाएंगे, राइट। तो सिर्फ देखो, एफपीआई सिर्फ पैसा डालता है और जैसे ही पैसा बढ़ा है, शेयर्स का वैल्यू बढ़ा, वो अपना पैसा निकाल लेता है। बस एफपीआई का ये काम है। एफडीआई का ये काम है कि पैसा डाल के कंपनी को अच्छे से चला के प्रॉफिट बना के इनकम अर्न करना, ठीक है। एफपीआई का ये काम नहीं है, उनको बस पैसा डालना है स्टॉक मार्केट में, वो भी स्टॉक मार्केट में। ये यहाँ पे पूरा इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ये सिर्फ पैसा नहीं, पैसे के साथ टेक्नोलॉजी, मैनेजरियल कैपेसिटी, वो सारी चीजें देंगे जिससे इन्होंने जो पैसा डाला है इससे उसको यूज करके कुछ बिजनेस सेटअप करे, प्रॉफिट करे और उससे रिटर्न कमाए, ठीक है। दिस इज द आइडिया ऑफ एफडीआई एंड द आइडिया ऑफ एफपीआई, ठीक है। नाउ एफडीआई लाने के रूट्स क्या है? सी मतलब बेसिकली इन्वेस्ट कर सकते हो आप इस टाइप का, एफडीआई इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बट इसको किस तरीके से किया जाता है? दो रूट्स हैं। पहला है ऑटोमेटिक रूट, दैट इज एंट्री थ्रू विच बेसिकली कोई परमिशन वगैरह कुछ नहीं चाहिए, कोई प्रायर अप्रूवल, डज नॉट रिक्वायर एनी प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई और सेंट्रल बैंक, और आप सीधा इन्वेस्ट कर सकते हो। और मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स आज की डेट में वी हैव लिबरलाइज मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स फॉर एफडीआई, एंड मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स में जो है आप देखोगे 100% एफडीआई थ्रू ऑटोमेटिक रूट इज अलाउड। कुछ सेक्टर्स में अप टू अ सर्टेन परसेंटेज ऑटोमेटिक रूट से अलाउड है, उसके बियॉन्ड जो है गवर्नमेंट रूट चाहिए। गवर्नमेंट रूट मतलब, तो बेसिकली गवर्नमेंट रूट का मतलब है कि जो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, अगर वो इन्वेस्ट करना चाहता है तो इट शुड बी दैट रिक्वायर्स गवर्नमेंट अप्रूवल, ठीक है। गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। और पहले बेसिकली क्या था, एक FIPB, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड था, ठीक है। ये बेसिकली अप्रूवल देता था, दिस गिव अप्रूवल। अब क्या कर दिया है, इसको कर दिया है अबॉलिश, ठीक है। इसकी जगह कहा है कि जो भी जहां भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे टेलीकॉम उसमें कर, तो कंसर्न्ड एडमिनिस्ट्रेटिव जो मिनिस्ट्री है या डिपार्टमेंट उसका है, वो जो है परमिशन देगा, ठीक है। सो वो जो है परमिशन देगा। नाउ अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये तो हर अलग अलग डिपार्टमेंट बहुत सारे अलग अलग हैं परमिशन लेने के लिए, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि ऑब्वियसली अलग अलग फील्ड्स के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है मैनेज करने के लिए, तो वहाँ एफडीआई गए तो उसके लिए अलग अलग परमिशन लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए गवर्नमेंट लाई एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल, ठीक है। ये लाई FIPB को, एंड इट इज ऑन न्यू ऑनलाइन सिंगल पॉइंट इंटरफेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सी, यहाँ पे किसी को भी अप्रूवल चाहिए, इस पोर्टल पे आएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ किसी भी डिपार्टमेंट के, वो अपने अप्रूवल की रिक्वेस्ट डाल देगा कि मेरे को ये एफडीआई लाना है, ऐसे करना है, और वो रिक्वेस्ट इस पोर्टल के थ्रू जो है कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री जो है या डिपार्टमेंट जो इसके पास जाएगी, वो अप्रूव करेंगे और इसी पोर्टल के थ्रू सारा काम होगा, ठीक है। तो दिस पोर्टल कौन एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है? DPIIT, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इट विल फैसिलिटेट सिंगल विंडो क्लियरेंस ऑफ एप्लीकेशन विच आर थ्रू अप्रूवल, ठीक है। तो पहले एक बॉडी थी, बट अब एक जो है सिंगल विंडो रूट हो गया, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये जो पोर्टल है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल, इट इज पोर्टल फॉर सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर द एफडीआई इन्वेस्टमेंट थ्रू गवर्नमेंट रूट्स, ठीक है। और एक्चुअली अप्रूवल कौन देता है? हु गिव्स अप्रूवल? अप्रूवल जो भी आप सेक्टर में इन्वेस्ट करो उसकी जो कंसर्न्ड एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री या अथॉरिटी है वो अप्रूवल देती है, ठीक है। देन एरियाज इन विच एफडीआई इज प्रोहिबिटेड, ऐसे कौन से एरियाज हैं जहां पे एफडीआई नहीं ला सकते? तो लॉटरी बिजनेस, राइट, लॉटरी बिजनेस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट प्राइवेट लॉटरी या ऑनलाइन लॉटरी, इसमें एफडीआई जो है प्रोहिबिटेड है। इसमें इवन ये बोल के भी आप एफडीआई नहीं ला सकते कि भाई हम फॉरेन टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन कर रहे हैं, ये बोल के भी आप जो है एफडीआई नहीं ला सकते। गैम्बलिंग एंड बैटिंग इंक्लूडिंग कैसीनोज, ठीक है। चिट फंड्स, निधि कंपनीज, ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंटल राइट्स, ठीक है। नो नीड टू गो इनटू टू मच डिटेल, जस्ट ब्रॉड ब्रॉड देख लो। रियल एस्टेट बिजनेस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउस, ठीक है ना। यहाँ पे देर आर सम एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शंस हैं? वो एक्सेप्शंस देखते हैं, राइट। इट शैल नॉट इंक्लूड, तो यानी इन जगहों में आप एफडीआई ला सकते हो, जैसे डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप के लिए एफडीआई आ सकता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रीमाइजेस एफडीआई आ सकता है, रोड्स ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन एफडीआई आ सकता है, रीट्स में जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, राइट, उसमें एफडीआई आ सकता है, ठीक है। सो दीज थिंग्स आर देयर, इनमें एफडीआई आपका आ सकता है। फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगार, चेरूट्स, ये सब जो चीजें, इनमें एफडीआई नहीं आएगा। एंड यस, एसी एक्टिविटीज या सेक्टर्स जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को ओपन नहीं है जनरली, जैसे एटॉमिक एनर्जी और रेलवे, इन दोनों में भी जो है आपका एफडीआई नहीं आ सकता, एफडीआई इज प्रोहिबिटेड, ठीक है। तो प्लीज, इंपॉर्टेंट,
बी वेरी क्लियर अबाउट इट, कहाँ एफडीआई आ सकता है कहाँ नहीं आ सकता, ठीक है, एंड ये एक्सेप्शंस का जरूर ध्यान रखना। नाउ व्हाट आर दी बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई, ठीक है, सबसे पहले तो इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट लेवल। आई होप यू नो ए डी इज इक्वल टू नेशनल इनकम इज इक्वल टू जीडीपी, राइट, एट यू नो मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, एडी इज मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम पे एडी इज इक्वल टू नेशनल इनकम इज इक्वल टू जीडीपी, ठीक है, बिकॉज सी ये ग्राफ ऐसा बनता है, तो ये जो है आपका एडी यहाँ पे जो है जीडीपी ही होता है, रियल जीडीपी टू बी प्रिसाइज, ठीक है। तो और अगर यू कैन जस्ट अज्यूम इट कि ये सारे सेम होते हैं, ठीक है, वी हैड डिस्कस्ड इट अर्लियर। तो दिस इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। देखो ये इक्वेशन याद रखना, ये बार बार काम आती है। सो देखो ये जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है, तो आई बढ़ जाएगा आपका, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से आई बढ़ जाएगा, आई बढ़ेगा तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट लेवल बढ़ेगी, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ओके, सो एफडीआई जब भी कोई इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म व्यू से करते हैं, दे ऑल्सो ब्रिंग दी रिक्विजिट टेक्नोलॉजी, राइट। मोर एम्प्लॉयमेंट, सो एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा आता है, ठीक है। स्टेबल एक्सचेंज रेट, क्यों, क्योंकि डॉलर्स का सप्लाई आ जाता है, ओके। रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट, कैसे, वो यहाँ पे बिजनेस सेटअप करेंगे चलाएंगे, तो बिजनेस चलाएंगे तो उससे टैक्स रेवेन्यू मिलेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, इंक्रीज्ड कंपटीशन एंड इनोवेशन, क्योंकि वो यहाँ पे बिजनेस सेटअप करें। प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड मे लीड टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, ठीक है, यस इट कुड लीड टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, कैसे, बिकॉज जो एफडीआई का इन्वेस्टमेंट होता है, इट इंक्रीजेस, एफडीआई इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है, एफडीआई जो है इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, ठीक है। एंड यस इट कैन क्रिएट डिमांड फॉर एंसिलरी, मतलब जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनके लिए, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। नाउ सबसे बड़ी चीज जो इसमें होती है दैट देयर आर सेक्टर स्पेसिफिक एफडीआई कैप्स, ठीक है, कुछ सेक्टर्स है जिनमें एफडीआई अलाउड है, कुछ में नहीं। एंड जैसे फॉर इंस्टांस आप देख सकते हो डिफेंस है, ठीक है, तो ऑटोमेटिक रूट तक 74 और 74% से ज़्यादा चाहिए तो गवर्नमेंट रूट, ठीक है। जो दो मेन सेक्टर्स हमें देखने हैं वो ई कॉमर्स, मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग और सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग, ठीक है। तो ई कॉमर्स में 100% इज अलाउड, जबकि मल्टी ब्रांड में 50% तक अलाउड है, राइट। बट अगेन दोनों में कुछ कंडीशन, 50% थ्रू गवर्नमेंट रूट, बट दोनों में कुछ कंडीशन है। पहले ई कॉमर्स देखते हैं, और इस पर लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आ रखा है आपका, ठीक है। एंड यू कैन अगेन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन इट, क्योंकि जिस हिसाब से ई कॉमर्स न्यूज में है, रहता है न्यूज में, यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन इट। तो अब सबसे पहले वहां पे ई कॉमर्स को डिफाइन किया गया है, अगर आप देखोगे कि इसके उसमें इट मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, ठीक है। इसमें 100% एफडीआई जो है अलाउड है, दैट इज अलाउड इन मार्केट प्लेस मॉडल ऑफ ई कॉमर्स, ये याद रखो, 100% एफडीआई मार्केट प्लेस मॉडल में अलाउड है। मार्केट प्लेस मॉडल क्या होता है, जहां पे ई कॉमर्स मीन्स प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, एक प्लेटफॉर्म दिया है जहां बायर और सेलर को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो विच इज, जहां पे जो ई कॉमर्स फर्म्स हैं वो बेसिकली बायर और सेलर के बीच में फैसिलिटेटर एक्ट कर रहे हैं। ई कॉमर्स फर्म खुद से जो है बायर या सेलर नहीं है, ठीक है, इट इज एक्टिंग एज अ फैसिलिटेटर फॉर बायर एंड सेलर। याद रखना, मार्केट प्लेस मॉडल, वो एक मार्केट प्लेस क्रिएट कर रहा है जहां फैसिलिटेटर का काम कर रहा है, इट सेल्फ इज नॉट बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स ऑन दैट प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो दैट इज द मार्केट प्लेस मॉडल, इसमें 100% एफडीआई अलाउड है, राइट। एंड यस इसमें भी जो ट्रांजैक्शन होंगी सेलर्स के साथ ऑन इस प्लेटफॉर्म विल बी ऑन B2B, बिजनेस टू बिजनेस, नॉट बिजनेस टू कंज्यूमर बेसिस, ठीक है। तो मार्केट प्लेस ई कॉमर्स एंटिटी है जैसे अमेजॉन वगैरह हैं, वो अपनी जो है सेलर्स के साथ दे विल एंटर इनटू ट्रांजैक्शंस विद देयर सेलर्स ऑन B2B बेसिस, नॉट B2C बेसिस, ठीक है। और एफडीआई किसमें नहीं परमिटेड है, इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है। इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल ऑफ ई कॉमर्स मतलब ई कॉमर्स कंपनी कोई है तो वो खुद से अपने गुड्स सर्विसेज उनके पास है, और वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज अपने अपने खुद के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेल करें। तो ऐसी जो कंपनीज है ये डोमेस्टिक हो सकती हैं, बट ऐसी कंपनीज में फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है, ठीक है। सो इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल इज दिस, इज इन कंपनीज में फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है, ठीक है। सो इट मीन्स, व्हाट इट मीन्स इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल, an e-commerce activity where inventory of goods and services is owned by e-commerce entity and sold to the consumers directly, ठीक है।
तो जो इन्वेंट्री है दैट इज ओन्ड बाय द एंटिटी, राइट। जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो चला रहा है वो खुद गुड्स एंड सर्विसेज ओन करता है और वो खुद के प्लेटफॉर्म से सेल कर रहा है। तो ऐसी जो एंटिटीज, ऐसा जो ई कॉमर्स बिजनेस होगा उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है, ठीक है। एंड ई कॉमर्स एंटिटी प्रोवाइडिंग मार्केट प्लेस जो है, मान लो कोई ऐसा ई कॉमर्स जैसे अमेजोन वगैरह है, दे विल नॉट एक्सरसाइज ओनरशिप और कंट्रोल ओवर द इन्वेंट्री, ठीक है। यानी ये जो है खुद के गुड्स वगैरह ओन नहीं कर सकते जो ये बेच रहे हैं उस पर, ठीक है। एंड ये भी नहीं कर सकते ये कि मान लो किसी और एंटिटी इन्होंने बना ली और उसके 25% से ज़्यादा गुड्स इनके प्लेटफॉर्म पे बिक रहे हैं, यानी इनके प्लेटफॉर्म पे टोटल अगर 100 रुपये का माल बिक रहा है अमेजोन पे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अमेजोन पे 100 रुपये में से जो है 50 रुपये या 26 रुपये का माल जो है वो किसी एक एंटिटी का बिक रहा है, जिसमें अगेन इनका जो है कंट्रोलिंग स्टेक हो सकता है, ठीक है। तो ये भी एक रिस्ट्रिक्शन है कि किसी भी एक वेंडर का 25% से ज्यादा शेयर नहीं होना चाहिए, मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रहा है ऑन दीज ई कॉमर्स मार्केट प्लेस, ठीक है। तो इन्वेंट्री ऑफ अ वेंडर will be deemed to be controlled by e-commerce marketplace entity if more than 25% of the purchase of vendor are from marketplace entity or its group, ठीक है। तो ये याद रखना। तो अगर कोई भी वेंडर है उसका अगर 25% से ज़्यादा जो है इन्वेंट्री अगर ये एंटिटी खरीदती है या हो रहा है इसके उस पर बाइंग हो रही है, तो देन दैट वुड बी कंसिडर्ड एज वेंडर दैट इज ओन्ड बाय दैट एंटिटी, ठीक है। तो फिर वो इन्वेंट्री मॉडल कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसमें जो है एफडीआई अलाउड नहीं है, ठीक है। एंड ऑल्सो एन एंटिटी हैविंग इक्विटी पार्टिसिपेशन बाय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस, तो कोई वेंडर है, राइट, उसमें जो है ई कॉमर्स ने इन्वेस्ट कर रखा है, तो उस केस में भी दैट विल नॉट बी, दिस एंटिटी विल नॉट बी परमिटेड टू सेल इट्स प्रोडक्ट ऑन प्लेटफॉर्म रन बाय सच मार्केट प्लेस एंटिटी। यानी कोई वेंडर वी है, उसमें कोई ई कॉमर्स मार्केट प्लेस ई है, अगर ये जो है इसमें 50% से ज़्यादा स्टेक है, राइट, तो ये जो वेंडर है इट कैन नॉट सेल इट्स गुड्स ऑन दिस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ठीक है। इस पे सेल नहीं कर सकता, अदरवाइज इट इज द वे टू सर्कमवेंट द रूल्स। ई कॉमर्स एंटिटीज प्रोवाइडिंग मार्केट प्लेस will not directly or indirectly influence sale prices of goods and services and shall maintain level playing field, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म है टू कनेक्ट बायर्स एंड सेलर्स, तो ऐसा नहीं करेंगे कि सारे किसी सेलर कुछ का प्राइस कम कर रहे हैं किसी का ज़्यादा, ठीक है। सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना, उनको कोई भी जो है आर्टिफिशियल डिस्काउंट्स वगैरह ये सब नहीं दे, ठीक है। नेक्स्ट इज योर एफडीआई इन मल्टी ब्रांड रिटेल। सी मल्टी ब्रांड रिटेल मतलब देयर इज अ रिटेल स्टोर होगा, उसमें एक नहीं मल्टीपल ब्रांड्स, राइट। जैसे बहुत सारे क्लॉथिंग ब्रांड्स हैं, सारे एक साथ बेचे जाए, तो इस टाइप की जो कंपनीज हैं जो मल्टी ब्रांड रिटेल करती है, जैसे अगर लें हम एग्जांपल डोमेस्टिक कंपनीज का, तो पेंटलून्स हो गया, शॉपर स्टॉप हो गया, राइट। दीज काइंड ऑफ कंपनीज आर मल्टी ब्रांड, कि इनके जो स्टोर्स है उसमें मल्टीपल ब्रांड्स बिकते हैं, टू एंड रिटेल है मतलब डायरेक्टली टू दी कंज्यूमर, ठीक है। तो इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है। पहला तो चीज हमने देखा कि ऐसी कंपनीज में 54% तक एफडीआई आ सकता है, दैट टू विद गवर्नमेंट, 51% तक दैट टू विद गवर्नमेंट अप्रूवल। और दूसरा क्या है, फर्दर क्या रिस्ट्रिक्शन है इसमें, इसके अलावा रिस्ट्रिक्शन ये हैं कि जो मिनिमम अमाउंट है, मिनिमम एफडीआई अमाउंट कितना होना चाहिए, $100 मिलियन। पहला रिस्ट्रिक्शन कि चलो कर सकते हो 51% तक, बट मिनिमम अमाउंट $100 मिलियन इन्वेस्ट करना। और वो जो 100 मिलियन का 50% होगा, फर्स्ट ट्रांच से जो इन्वेस्ट करोगे, वो सारा जो है बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है, यानी बेसिकली आप सप्लाई चेन वगैरह ये सब क्रिएट करने में इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। इसके अलावा फ्रेश एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इंक्लूडिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, ग्रेन्स, पल्सेस, ये सब जो है दे मे बी अनब्रांडेड, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि इनको ब्रांड करके सेल करने लगे, ठीक है। रिटेल ट्रेडिंग इन एनी फॉर्म, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ ई कॉमर्स वुड नॉट बी परमिसिबल। सो ये जो है ऐसा नहीं कर सकते कि ई कॉमर्स साइट से रिटेल ट्रेडिंग करेंगे, राइट, फॉर कंपनीज विथ एफडीआई। सो कोई मल्टी ब्रांड रिटेल कंपनी है, अगर उसमें एफडीआई आया हुआ है, सो दे कैन नॉट अंडरटेक ई कॉमर्स एक्टिविटीज, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज अगर कर पाएंगे तो वो तो इस तरीके से सरकमवेंट कर ही दिया उन्होंने, तो दे वुड बी एंड अप सरकमवेंटिंग बेसिकली द ई कॉमर्स रूल्स जो एफडीआई के रूल्स हैं, राइट। सो कोई भी एंटिटी जो मल्टी ब्रांड रिटेल में एंगेज्ड है, अगर उसमें एफडीआई आया हुआ है, तो वो जो एंटिटी है वो ई कॉमर्स एक्टिविटीज नहीं अंडरटेक कर सकती। एंड यस, अगर 30% ऑफ द प्रोक्योरमेंट जो है इनको कहाँ से करना है,
from Indian micro, small and medium enterprises. ठीक है, so 30% of the procurement of manufactured processed product shall be from MSME, जिनका इन्वेस्टमेंट जो है इन्होंने इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी शुड नॉट एक्सीड दिस मच. ठीक है, तो ये देखा है कि 30% प्रोक्योरमेंट जो है लोकल होगा, और उसमें भी लोकल में भी आपके MSME से होगा. ठीक है, दिस इज FDI इन मल्टी ब्रांड रिटेल. सिमिलरली FDI इन सिंगल ब्रांड रिटेल की मतलब आप एक ही ब्रांड के बहुत सारे डिफरेंट गुड्स बेच रहे हो. ठीक है, तो इसमें 100% FDI ला सकते हो ऑटोमेटिक रूट से, बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस है. अगर FDI 51% से ज़्यादा है तो 30% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज शुड बी फ्रॉम लोकल. ठीक है, लोकल जगह से. ठीक है, MSME, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, आर्टिशियंस, इनसे जो है आप सोर्स करो और फिर इसको आप अपने स्टोर में बेचो. ठीक है, दैट इज दिस, अगर FDI सिंगल ब्रांड रिटेल में 51% से ज़्यादा है तो. ठीक है, एंड यस, इफ एन एंटिटी इज ऑपरेटिंग थ्रू ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर्स कैन ऑल्सो अंडरटेक रिटेल. तो इस केस में सिंगल ब्रांड रिटेल वाले जो है जो ऑपरेट, जिनकी ब्रिक एंड मोर्टार ब्रांचेस हैं, मतलब जिनके स्टोर्स हैं, वो लोग जो है ये E-कॉमर्स भी कर सकते हैं. सिंगल ब्रांड रिटेल में अगर जो है आपके जो है स्टोर्स हैं जो है ब्रिक एंड मोर्टार ब्रांचेस है, तो देन दे कैन ऑल्सो एंगेज इन E-कॉमर्स, बट मल्टी ब्रांड एंटिटीज कैन नॉट एंगेज इन E-कॉमर्स. ठीक है, नाउ देयर आर सम इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होते हैं, जिसके थ्रू बेसिकली बाहर से इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया जाता है. तो सबसे पहला है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट या ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट. तो इट इज नथिंग बट इट रिप्रेजेंट्स शेयर्स इन अ फॉरेन कंपनी एंड ट्रेड्स ऑन द लोकल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इन्वेस्टर्स कंट्री. तो मान लो कोई इंडियन कंपनी है X, अब इस इंडियन कंपनी X को मनी चाहिए, पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए तो डोमेस्टिकली आपको पता है ना क्या करते हैं, स्टॉक्स इशू कर सकते हैं ये अपने स्टॉक मार्केट में, इंडिया के स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स इशू कर सकते हैं. राइट, दैट्स व्हाट दे कैन डू, कि इंडियन स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स इशू करेंगे. राइट, ये कर सकते हैं. बट मान लो इनको बाहर से करना है, तो एक ऑप्शन इनके पास थ्रू ADR और GDR ये है कि ये बाहर के स्टॉक मार्केट्स में भी समथिंग सिमिलर टू स्टॉक्स इशू कर सकते हैं और वहां से पैसा उठा सकते हैं. वो सिमिलर चीज क्या है, ग्लोबल या अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट. तो बेसिकली होगा क्या, तो इनके कुछ स्टॉक्स हैं, या तो इंडियन स्टॉक मार्केट में इशू करें या फिर ये यहाँ पे किसी कस्टोडियन बैंक को देते हैं. ठीक है, और यहाँ पे किसी डिपॉजिटरी बैंक होगा फॉरेन का, ये US है मान लो, ये इंडिया है आपका. लेट मी जस्ट से दिस इज सम इंडियन कंपनी. राइट, ये इंडिया हो गया, ये US हो गया, ये US स्टॉक मार्केट है, और यहाँ पे इस स्टॉक मार्केट में डिपॉजिटरी ये है. आई होप यू रिमेंबर डिपॉजिटरी बैंक बोलते हैं. डिपॉजिटरी क्या हुआ, जैसे बैंक में पैसा रखा जाता है, डिपॉजिटरी में आपके शेयर्स डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में रखे जाते हैं. ठीक है, तो इंडियन कंपनी क्या करती है, अपने स्टॉक्स क्या करेगी, एक कस्टोडियन बैंक को दे देगी, कस्टोडियन बैंक को, और कहे ये स्टॉक्स उस कस्टोडियन बैंक के पास रखे रहेंगे. और फिर वो इस डिपॉजिटरी बैंक के पास जाएगा और उसको बोलेगा ये कस्टोडियन बैंक के पास मेरे ये स्टॉक्स रखे हैं, आप इनसे जो भी इंगेजमेंट कर लो, एग्रीमेंट कर लो, और ये जो मेरे स्टॉक्स है कस्टोडियन बैंक के पास रखे हैं, इनके अगेंस्ट आप यहाँ पे जो है, अगर US का मार्केट है तो क्या हो जाता है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू कर दो. अदरवाइज US के अलावा कोई और हो गया तो ग्लोबल हो गया. ठीक है, कि यहाँ पे कर दो, और यहाँ पे जब वो डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू की गई, यहाँ पे जो है मान लो US के स्टॉक एक्सचेंज पे इस इंडियन कंपनी के जो डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू की गई, और इन डिपॉजिटरी रिसीट्स की वैल्यू कहाँ से आती है, इन स्टॉक से या शेयर से जो इसने यहाँ पे कस्टोडियन बैंक को दे रखे हैं. सो इशू की गई, तो वहाँ पे जो है US के इन्वेस्टर्स इसमें पैसा लगाएंगे, ये जो पैसा इसको US से मिल जाएगा. ठीक है, तो US से इट विल गेट मनी. ठीक है, और ये अगर US के उसमें तो इसको हम अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट बोलते हैं, और US के अलावा बाहर किसी और भी फॉरेन कंट्री के स्टॉक मार्केट में इशू किया गया है तो उसे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट बोलते हैं. इसी का उल्टा है इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट, यानी पूरा रिवर्स कर दो कि US की किसी कंपनी को इंडिया के स्टॉक मार्केट में शेयर्स या डिपॉजिटरी रिसिट इशू करना है. डिपॉजिटरी रिसिट बेसिकली एक जो इंडिया की डिपॉजिटरी जो है एक रिसिट इशू करेगी बेस्ड ऑन सम अंडरलाइंग शेयर्स उस US कंपनी के, जिसमें इंडियन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो दैट इज अपोजिट.
So Indian depository receipt is totally opposite of ADR and GDR. ठीक है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट हो या GDR ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट हो, ये बेसिकली इंडियन कंपनीज को अलाउ करती हैं टू रेज मनी फ्रॉम यूएस स्टॉक मार्केट और ग्लोबल स्टॉक मार्केट. ठीक है, सॉरी फॉर दैट. और इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट है वो बेसिकली यूएस की कंपनी को अलाउ करती है जो है इंडियन स्टॉक मार्केट में शेयर्स इशू करके इंडियन इन्वेस्टर से पैसा रेज करने का. नेक्स्ट इज यूर पी नोट्स. तो पी नोट्स क्या हुए आपके? दे आर ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, डेरिवेटिव, आई होप यू रिमेंबर हमारे डिस्कशन से, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स है जिनकी खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं, बट उनकी वैल्यू जो है किसी और चीज पे जो है अंडरलाइंग एसेट पे डिपेंड करती है. ठीक है, तो यहाँ पे ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है, इनका अंडरलाइंग एसेट क्या है? इंडियन सिक्योरिटीज, यानी यहाँ के कोई बॉन्ड्स या फिर कोई इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स होगा. ठीक है, तो यहाँ के बॉन्ड्स इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो अंडरलाइंग एसेट है. और ये अंडरलाइंग एसेट बेसिकली कौन, जो एफ हैं, उन्होंने यहाँ के जो एसेट्स हैं बॉन्ड्स या इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रखा है. ठीक है, और इस एसेट के बेसिस पे एफ इशू करते हैं पी नोट्स या ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, पी नोट्स और ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स एफ इशू करते हैं, राइट. एंड इसमें इन्वेस्ट कौन करता है? इन्वेस्ट ऐसी एंटिटीज करती हैं जो बेसिकली यहाँ पे सेबी के साथ एफ एज एफ रजिस्टर्ड नहीं है, बट उनको इंडियन जो है सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, तो उनके लिए एक रूट होता है पी नोट का. तो ऑब्वियसली इससे एडवांटेज ये है कि इंडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलता है, बट डिसएडवांटेज ये है कि इन्वेस्टर की आइडेंटिटी क्लियर नहीं होती, और इसका कई बार मिसयूज किया जा रहा था टू जो है बेसिकली कि इंडिया का ही पैसा है, इंडिया के इन्वेस्टर्स हैं, वो अगर यहाँ पे डायरेक्टली इन्वेस्ट करते तो उनको टैक्स वगैरह ये सब देना पड़ता. तो वो जो है वो क्या करते हैं, अपना पैसा हवाला वगैरह इसके थ्रू बाहर भेजते थे, और बाहर भेज के वहां से जो है किसी एफ ने पी नोट्स इशू किए उसमें इन्वेस्ट कर लेते थे. ठीक है, और ये जो पी नोट्स की वैल्यू है वो इंडियन सिक्योरिटीज के साथ लिंक्ड होती थी, तो वो बढ़ती घटती रहती थी उसका. ठीक है, सो दे गॉट अ वे to basically invest in Indian securities market without being registered with FDA, FPA, without being registered with SEBI, and also not even paying taxes, right? So ये सारी चीजें थी, पहले की थी, बट अब जो है पी नोट्स पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हो गई हैं. इनफैक्ट अब इससे फ्लोज जो है बहुत सारे कम हो गए. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो लूप होल्स थे जिसको यूज करके बेसिकली इंडियन जो मेजर इन्वेस्टर्स थे वो बहुत सारे लूप होल्स यूज करके पी नोट्स के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनका टैक्स बच जाए, उनको सेबी से रजिस्टर ना करना पड़े. बट अब बेसिकली सेबी ने कहा है कि पी नोट्स पे केवाईसी नॉर्म्स लगेंगे, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नॉर्म्स लगेंगे, ये सारे नॉर्म्स लगेंगे. ठीक है, तो अगर कोई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है एफपीआई जो यहाँ पे सेबी से रजिस्टर्ड है, अगर उसको पी नोट्स इशू करने वो कर सकता है, बट जिसको भी वो पी नोट्स इशू करेगा सेबी को बताना है कि भाई क्या उनका केवाईसी और एएमएल है. ठीक है, कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नॉर्म्स के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो दीज आर टू मेजर वंस. इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, बट दीज आर टू मेजर वंस. ठीक है, इसके अलावा ट्रेंड्स जो मैं बोल रहा था, ये इकोनॉमिक सर्वे का एक्सटर्नल सेक्टर उससे लिया गया है, तो ऑब्वियसली दिस इज द ओनली इन्फॉर्मेशन दैट यू नीड. तो अगर आप देखोगे एफडीआई, तो बेसिकली 2021 इसमें काफ़ी बड़ा था, फिर घटा, फिर बड़ा घटा, राइट. तो इस तरीके से कहीं ना कहीं नीचे ही रह रहा है आपका एफडीआई. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एफडीआई इनफ्लो, अगर कहाँ से हमारे पास एफडीआई मैक्सिमम आ रहा है, सिंगापुर टॉप इन्वेस्टिंग कंपनी. ठीक है, 30% एफडीआई हमारा सिंगापुर से आ रहा है. सेकेंड नंबर पे मॉरिशियस, थर्ड नंबर पे यूएई, फोर्थ नंबर पे यूएसए. प्लीज कीप दिस इन माइंड. इसके अलावा कहाँ पे आ रहा है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में हाईएस्ट शेयर आ रहा है एफडीआई इक्विटी का, राइट. उसके अलावा फॉलोड बाय सर्विसेज. ठीक है, एंड थर्ड बाय ट्रेडिंग. ठीक है, इन चीजों में सबसे ज्यादा जो है हमारा एफडीआई आ रहा है, सॉरी. ठीक है, एफपीआई को अगर आप देखोगे तो देर हैज बीन बेसिकली अ डिक्लाइन. यहाँ पे आप देख सकते हो ये डिक्लाइन क्यों है, दो रीजन है. रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, रीजन नंबर 1. ठीक है, दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग बाय यूएस फेड, और ये आपसे पूछा भी जाता है. तो यूएस अगर मॉनेटरी पॉलिसी टाइट कर रही है, एफपीआई क्या होता है, हॉट मनी होता है. वो यहाँ पे देखेगा इंटरेस्ट रेट कम है, यूएस में ज्यादा बढ़ रहे हैं, वहां ज्यादा रिटर्न होंगे, तो यहाँ से मनी पुल आउट करके यूएस में इन्वेस्ट कर देगा. ठीक है, तो दैट इज वाई एफपीआई का यहाँ से आउटफ्लो हुआ. ठीक है, एस्केलेटेड ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट वोलेटिलिटी. तो दो रीजन है, रीजन नंबर 1 रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, रीजन नंबर 2 मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग बाय यूएस. मतलब बेसिकली वो लोग वहां पे यूएस में क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट जो है इंक्रीज हो रहे हैं. तो याद करो
हमने पढ़ा था ना, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो फिर क्या किस तरीके से मूवमेंट होगा, आई होप यू रिमेंबर, तो वो है, ठीक है। नेक्स्ट लास्टली एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग हम पढ़ते हैं, ठीक है। ब्रीफली क्या है, जस्ट लेट्स अंडरस्टैंड दैट एंड देयर आर सम क्राइटेरिया रिगार्डिंग इट। तो ये तो आप देख सकते हो प्योरली फैक्चुअल है, ठीक है, दिस इज प्योरली फैक्चुअल। और जनरली सी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग क्या है, दे आर कमर्शियल लोन्स, नॉट सॉफ्ट लोन्स बट कमर्शियल लोन्स जो मार्केट इंटरेस्ट रेट पे लिए गए। कमर्शियल लोन्स मतलब मार्केट इंटरेस्ट रेट पे लिए गए हैं फॉर मार्केट पर्पजेस, ठीक है। रेज्ड बाय एलिजिबल रेसिडेंट एंटिटीज, तो कौन है अभी आगे देखेंगे। फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड नॉन रेसिडेंट एंटिटीज, ठीक है, जो एलिजिबल रेसिडेंट एंटिटीज है दे हैव रेज इट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड नॉन रेसिडेंट एंटिटीज एंड शुड कंफर्म टू पैरामीटर सच एज क्या मैच्योरिटी, मिनिमम मैच्योरिटी। इन जनरल, इन जनरल क्या होती है, 3 years होती है, ठीक है, इन जनरल। बट स्पेसिफिक केसेस थोड़े अलग अलग स्पेसिफिक केसेस भी हैं, ठीक है, बट जनरली 3 years मान के चलो जो मैच्योरिटी होती है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग की, ठीक है। एंड ऑल्सो फॉर परमिटेड, सी ऐसा नहीं कि आपने बोरो कर लिया और किसी भी नहीं, कुछ चीज़ों के लिए परमिटेड है, कुछ चीज़ों के लिए परमिटेड नहीं है। इसका कौन रेगुलेट करता है, इसको आरबीआई, ठीक है। तो रेगुलेशन की रेगुलेशन देख लो। सो आप बाहर से बोरो कर सकते हो, यू नो दैट यू कैन बोरो फ्रॉम आउटसाइड। मोस्टली जो बोरिंग होती है या तो आप जो है फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी जैसे डॉलर्स में, या फिर आप रुपी में भी बोरो कर सकते हो, राइट। यू कैन ऑल्सो जैसे मसाला बॉन्ड्स, राइट, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड से जो आप बाहर इशू करते थे और रुपी में हम बोरो कर रहे थे, ठीक है। एंड फॉर्म्स ऑफ ईसीबी, ये यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, यहाँ पे बैंक लोन हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, एफसीबी, एफसीबी फाइनेंशियल लीज, ठीक है, जस्ट गो थ्रू इट। लोन्स यहाँ पे भी जो है आपके किस टाइप के बॉन्ड्स हैं, दिस इज अ फॉर्म ऑफ ईसीबी। याद रखना ये सारा जो बोरिंग इस सारे फॉर्म में किया जा रहा है ये रुपी में किया जा रहा है। और यहाँ पे जो फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, एफ फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स जो बेसिकली बाद में इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं, ये फॉरेन करेंसी में है, यानी डॉलर्स में होते हैं नॉर्मली। कौन बोरो, हु आर एलिजिबल टू बोरो, यहाँ पे लिस्ट दे रखी है आपको। तो वो सारे ऑल द एंटिटीज हु आर एलिजिबल टू रिसीव एफडीआई आर एलिजिबल टू बोरो थ्रू ईसीबी। तो वो सारे एंटिटीज जो है एफडीआई रिसीव कर सकते हैं, वो जो है इस तरीके से भी बोरो कर सकते हैं, ठीक है। प्योरली फैक्चुअल है, जस्ट गो थ्रू इट। देन नेक्स्ट इज एनआरआई डिपॉजिट्स, राइट। तो दिस इज अगेन नॉट फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर से, बट एक तरीके से फॉरेन बोरोइंग हो जाता है। तो 3 टाइप के एनआरआई डिपॉजिट्स हैं हमारे पास, अकाउंट्स हैं। नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट, ठीक है, रुपी अकाउंट है एनआरई जिसको हम बोलते हैं। तो ये एनआरआईज या पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन ओपन करते हैं। ये अकाउंट जो होता है इंडियन रुपीज में होता है। इट कुड बी अ सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट। एफडी जो है 1 to 3 years की जो है मतलब एक्सटेंड का हो सकता है। रीपैट्रिएबल है, मतलब ये जो है कभी भी इसको वापस अपनी कंट्री में जो भी जिसने भी रेसिडेंट है जिसने यहाँ डिपॉजिट किया है, नॉन रेसिडेंट, वो वापस अपनी कंट्री में इसको कभी भी ले जा सकता है, ठीक है। और इसकी जो इनकम अर्नड है, अकाउंट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स एंड बैलेंसेस आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम वेल्थ टैक्स, ठीक है। सो इनकम अर्नड इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स एज वेल एज जो बैलेंस है इसका इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम वेल्थ टैक्स, ठीक है। याद रखना ये टैक्स एग्जेम्प्ट है, ठीक है। Then there is foreign currency non-resident accounts, ठीक है, FCNRB, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरेन करेंसी मतलब डॉलर्स में, नॉर्मली कोई भी फॉरेन करेंसी में अकाउंट है, ये रुपी में था, ये फॉरेन करेंसी में, ठीक है। एनआरआईज और पीआईओ खोल सकते हैं यहाँ पे। और ये जो है नेचर होगा इनका ओनली इन फॉर्म ऑफ टर्म डिपॉजिट। ये अकाउंट सिर्फ टर्म डिपॉजिट टाइप के खोल सकते हैं, वो भी नॉट लेस देन 1 year एंड नॉट मोर देन 5 years, ठीक है। तो 1 से 5 साल के बीच के टर्म डिपॉजिट इन फॉरेन करेंसी खोले जा सकते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो रीपैट्रिएबल, मतलब वापस ले जाया जा सकता है अपनी कंट्री में। इनकम अर्न दी अकाउंट से जो इसमें इनकम होती है दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स एंड बैलेंसेस आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम वेल्थ टैक्स। सो बेसिकली ये अकाउंट्स जो है दीज आर वेज टू ब्रिंग इन डॉलर इन अवर इकोनॉमी। कई बार जब हमारा रुपी डेप्रिशिएट करता है तो वी प्रमोट की एनआरआई जो है वो अपना जो डॉलर्स का पैसा है वो FCNRB अकाउंट में डिपॉजिट करे, तो उससे हमारी कंट्री में डॉलर्स आते हैं और उससे जो है डेप्रिशिएशन कंट्रोल होता है। तो अगर आपको स्टेटमेंट दिया जाए दैट वन वे टू curb depreciation of rupee is by attracting FCNRB deposits by offering a higher interest rate on them, so that would be a correct statement to make.
देन NRO, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट स्कीम, NRO। तो एनी पर्सन, जरूरी नहीं NRI या PIO, कोई भी पर्सन हो इंडिया के बाहर, फॉरेनर भी हो, राइट, एनी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, फॉरेनर भी हो, वो खोल सकता है। ये अकाउंट इंडियन रुपीज में खुलेगा, सेविंग्स, करंट, रिकरिंग, FD इस टाइप में खोल सकता है। नॉन रिपेट्रिएबल है, राइट, नॉन रिपेट्रिएबल एक्सेप्ट ऑल करंट इनकम, ठीक है। सो करंट इनकम बेसिकली इंटरेस्ट मिलता है, वो कर सकते हैं, बट बाकी चीजें जो है नॉन रिपेट्रिएबल है, एंड यस इट इज टैक्सेबल, ठीक है। तो ये की NRI जो है आपके डिपॉजिट्स हैं, ठीक है। तो विद दिस वी रैप अप मेजर पोर्शन ऑफ आवर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब अगला जो है हमारा आएगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। So next we are going to cover in the next lecture इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें कौन कौन से कवर करेंगे, मेनली IMF, WTO, वर्ल्ड बैंक एंड सम अदर ऑर्गेनाइजेशंस, राइट, कुछ और एक दो, बट मेनली जो है ये तीनों कवर करेंगे, ठीक है। सो विद दिस लेट्स रैप इट अप एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर।